साल 1948, शहर दिल्ली। देश आजाद हो चुका था, लेकिन बंटवारे ने देश की आत्मा को तोड़ दिया था। पूरा देश हिंदू मुस्लिम दंगे से कराह रहा था। देश के बंटवारे से सबसे ज्यादा दुखी आजादी के सबसे बड़े नायक महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी उन दिनों राजधानी दिल्ली के बिरला हाउस में रहा करते थे। 28 जनवरी को गांधी से मिलने राम मनोहर लोहिया बिरला भवन पहुंचे। लोहिया गांधी के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। गांधी ने 28 जनवरी की शाम को लोहिया से कहा कि आज यहीं रुक जाओ, तुमसे कांग्रेस के भविष्य और देश की आगामी राजनीति पर कुछ जरूरी बात करनी है। लोहिया बिरला भवन में ही रुक गए। सुबह जब लोहिया उठे तब तक गांधी बिस्तर छोड़ चुके थे। जब लोहिया ने गांधी से पूछा कि आपको तो सुबह मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी, आपने मुझे क्यों नहीं जगाया, तो महात्मा गांधी ने लोहिया को देखते हुए बेहद प्यार से कहा, तुम गहरी नींद में सो रहे थे, तुम्हें जगाना ठीक नहीं लगा। कोई बात नहीं, मैं कल तुमसे इस बारे में बात करता हूं। कल यानी कि 30 जनवरी। 30 जनवरी की शाम को जब लोहिया अपने घर से बिरला भवन की ओर निकले, रास्ते में लोहिया को खबर मिली कि महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको याद हो कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 की शाम 5:17 पर कर दी थी। लोहिया और गांधी के बीच होने वाली जरूरी बात कभी हो ही नहीं पाई। लोहिया को ताउम्र उस रोज देर से उठने का मलाल रहा, लेकिन आखिर गांधी लोहिया से क्या बात करने वाले थे? इस अनसुलझे हुए सवाल का जवाब लोहिया के भाषण की ही यह पंक्ति देती है। लोहिया कहते हैं, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है और जालिम का कहा मत मानो, यही सिविल नाफरमानी है। लोहिया अद्भुत थे और उनके सोचने का तरीका तो और भी अद्भुत था। तभी तो एक बार लोहिया ने मशहूर पेंटर एमएफ हुसैन से कहा कि क्या बिरला और अंबानी के घरों के लिए तस्वीर बनाते रहते हो, उससे बाहर निकलो और कभी रामायण को भी पेंट करो। लोहिया की हाजिर जवाबी के किस्से भी खूब मशहूर हैं। एक बार जब गांधी ने लोहिया से कहा कि सिगरेट पीना छोड़ दो, तो लोहिया ने गांधी को तपाक से जवाब दिया कि सोच के बताता हूं। लेकिन इत्तेफाकों ने इतिहास में कई लकीरें ऐसी खींची हैं कि इतिहास की दिशा ही बदल गई है। लोहिया का जीवन भी इत्तेफाकों से भरा रहा और इन इत्तेफाकों में मौत स्थायी अवस्था में पड़ी हुई है। कभी गांधी की मौत, कभी अंबेडकर की, तो कभी खुद लोहिया की मौत। तो दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में कहानी समाजवाद के मजबूत स्तंभ राम मनोहर लोहिया की। इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या थी राम मनोहर लोहिया की पॉलिटिक्स। राम मनोहर लोहिया ने किसे भारत विभाजन का गुनहगार माना था? लोहिया ने भारतीय महिलाओं को सीता की जगह द्रौपदी बनने की सलाह क्यों दी थी? लोहिया किसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे? लोहिया को सिगरेट पीने से महात्मा गांधी ने क्यों मना किया था? लोहिया खुद को कुजात गांधीवादी क्यों कहते थे? मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार लोहिया को अपना गुरु क्यों मानते हैं? और लोहिया की मौत किसकी लापरवाही के कारण हुई थी? नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की पेशकश दुनिया रोज बनती है। देश के आध्यात्मिक शहर अयोध्या के नजदीक अकबरपुर नाम का एक कस्बानुमा शहर है। यह शहर अब अंबेडकर नगर जिले में पड़ता है। इसी शहर में 23 मार्च 1910 को राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था। लोहिया अभी 2 साल के भी नहीं हुए थे कि उनकी मां का निधन हो गया। लोहिया के पिता कांग्रेसी हुआ करते थे। जब लोहिया 8 साल के हुए तो उनके पिता लोहिया को लेकर बॉम्बे चले गए। लोहिया के पिता ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते थे। लोहिया को भी राजनीति का चस्का अपने पिता से ही लगा। महज 10 साल की उम्र में लोहिया ने पहली बार प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। प्रोटेस्ट की वजह थी कि लोहिया के स्कूल का प्रशासन लोहिया और उनके साथियों को दिवंगत नेता बाल गंगाधर तिलक के दाह संस्कार में शामिल होने से रोक रहा था। लोहिया ने बंबई के ही मारवाड़ी स्कूल से मैट्रिक पास किया। उसके बाद लोहिया अपना इंटरमीडिएट करने एक दूसरे आध्यात्मिक शहर बनारस आए। यहां उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाया। उस समय यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, उसे सेंट्रल हिंदू स्कूल कहा जाता था। लोहिया बनारस के बाद कलकत्ता पहुंचे। उन्होंने विद्यासागर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। यह कॉलेज लोहिया के लिए राजनीति की पाठशाला भी बना। यहीं रहते हुए लोहिया का परिचय उस वक्त के नौजवान
और लोकप्रिय नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस से हुआ। लोहिया में पढ़ने की खूब ललक थी। ग्रेजुएशन करने के बाद लोहिया पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए जर्मनी गए। उस दौर में अमूमन भारतीय छात्र विदेश में पढ़ाई करने के लिए अमेरिका या इंग्लैंड जैसे देश में जाते थे, लेकिन लोहिया ने जर्मनी को चुना। लोहिया समाजवाद को आत्मसात करना चाहते थे। जर्मनी में रहने के दौरान लोहिया ने कई जर्मन राजनीतिक दलों की बैठकों में भी भाग लिया। इसी दौरान लोहिया ने 4 बार जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का भाषण भी सामने बैठ के सुना। लोहिया ने साल 1933 में अपनी डॉक्टोरल थीसिस गांधी के नमक सत्याग्रह के ऊपर की। उसके बाद लोहिया भारत आ गए। भारत लौटने के 1 साल बाद ही लोहिया भारतीय समाजवाद की नींव रख रहे थे। साल 1934 शहर पटना का अंजुमन इस्लामिया हॉल गवाह बना देश के पहले सोशलिस्ट गठबंधन का। हालांकि कुछ समय पहले बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के भीतर ही एक नई सोशलिस्ट विचारधारा वाली पार्टी बनाई गई। नाम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इस पार्टी में 3 बड़े समाजवादी नेता शामिल हुए, जो आगे चलकर भारतीय समाजवाद के आधार स्तंभ बने। यह 3 नेता थे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब सारे बड़े नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, तो नौजवान लोहिया बच निकले। लोहिया ने आवाज का दामन थामा और रेडियो के माध्यम से देश में आंदोलन को जिंदा रखा। लेकिन साल 1947 आते आते लोहिया सहित सभी समाजवादियों का कांग्रेस और पंडित नेहरू से मोहभंग हो चुका था। इस मोहभंग का सबसे पहला कारण था भारत पाकिस्तान का बंटवारा। लोहिया कतई नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान का विभाजन हो। लोहिया ने अपनी किताब गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन में भारत के बंटवारे के लिए नेहरू को सबसे बड़ा गुनहगार बताया है। लोहिया लिखते हैं, भारत विभाजन के प्रस्ताव का बस 4 लोगों ने विरोध किया था, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, खान अब्दुल गफ्फार खान और मैं। गफ्फार खान तो बोलते बोलते रो पड़े थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पूरी मीटिंग के दौरान पाइप पीकर धुआं उड़ाते रहे और नेहरू गांधी को बोलने से रोकते रहे। भारत में समाजवाद को चुनावी जमीन पर उतारने में लोहिया ने अपना पूरा जीवन खपा दिया। लेकिन साल 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में समाजवादियों की करारी हार हुई। उस समय देश को आजाद हुए कुछ ही समय बीता था। पूरे देश के जनमानस पर पंडित नेहरू का करिश्मा छाया था। साल 1955 में लोहिया ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन लोहिया को कोई खास सफलता नहीं मिली। लोहिया खुद 1957 का लोकसभा चुनाव हार गए। लोहिया के असफल होने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी समाजवादियों का बटा होना। इस दौर में आचार्य नरेंद्र देव की मौत हो गई और जयप्रकाश नारायण ने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया था। लोहिया अकेले अपनी पीठ पर भारतीय समाजवाद को लाद कर आगे बढ़ रहे थे। लोहिया एक तरफ कांग्रेस पार्टी को कपटी पार्टी कहते थे, तो वहीं दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टी को वेस्टर्न पिट्ठू। इन दोनों पार्टियों का उस समय देश की राजनीति में दबदबा हुआ करता था। लेकिन लोहिया भी साहसी लड़ाका थे। वे अक्सर कहा करते थे, भारतीय कम्युनिस्ट जाति की अनदेखी करते हैं। बिना जाति प्रथा का उन्मूलन किए भारत का विकास ही संभव नहीं है। दरअसल लोहिया बेटी और रोटी के संबंधों की बात करते थे, इसीलिए लोहिया को दूरदर्शी नेता कहा जाता है। बाद के दौर में कम्युनिस्टों के क्लास कॉन्फ्लिक्ट की जगह पर कास्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात होने लगी और मंडल कमीशन भी आया। जातिगत भेदभाव को राजनीति के केंद्र में लाने के लिए लोहिया ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गठजोड़ करने का न्योता दिया था। सितंबर 1956 में लोहिया ने अंबेडकर की पार्टी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन के साथ गठबंधन पर चर्चा की। तय हुआ कि लोहिया और अंबेडकर मुलाकात करके आगे की राह पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसी बीच मौत ने दस्तक दी। लोहिया और अंबेडकर की मुलाकात के कुछ दिन पहले 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया। यह लोहिया के जीवन में घटने वाला दूसरा इत्तेफाक था, जो भारतीय राजनीति की संभावनाओं की भ्रूण हत्या कर रहा था। समाजवादी नेता मधु लिमय ने लिखा है कि अगर अंबेडकर और लोहिया का गठबंधन हो जाता तो भारतीय राजनीति का चरित्र कुछ और ही होता। लेकिन लोहिया में बिजली की तरह गिरने और धूप की तरह उठ खड़े होने का हुनर था। 1957 की हार के बाद भी लोहिया ने हार नहीं मानी। वे प्रधानमंत्री नेहरू के खिलाफ और मुखर होकर आवाज उठाने लगे। लोहिया दुनिया भर के विचारों का भारतीयकरण करना जानते थे।
लोहिया ने राम, शिव और कृष्ण पर लिखा। लोहिया गंगा नदी पर लिखते हुए भावुक हो गए। लोहिया ने व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास चक्र नाम की एक किताब लिखी। इस किताब में लोहिया ने लिखा कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि हम हार गए हैं, हम चुनाव जीतें या हारें, हम अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। लोहिया ने 7 क्रांतियों की अवधारणा को भी बताया। इन क्रांतियों के द्वारा लोहिया जाति का उन्मूलन, व्यक्तिगत आजादी और महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को खत्म करने की वकालत करते थे। लोहिया सिर्फ विचार को गढ़ते ही नहीं थे, अपने निजी जीवन में उन आदर्शवादी विचारों को हकीकत में तब्दील भी कर देते थे। लोहिया को अपने निजी जीवन में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं होता था। इससे जुड़ा एक किस्सा खूब मशहूर है। दरअसल लोहिया को सिगरेट पीने की आदत थी। एक बार महात्मा गांधी ने लोहिया को टोकते हुए कहा कि तुम सिगरेट पीना क्यों नहीं छोड़ देते। लोहिया कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, सोच कर बताऊंगा बापू। 3 महीने बाद लोहिया एक दिन महात्मा गांधी के पास आए और बोले, बापू मैंने सिगरेट पीनी छोड़ दी है। लेकिन जब गांधी की हत्या के बाद लोहिया ने उनकी बीत गई देह को देखा तो उन्हें सिगरेट की याद आई। लोहिया ने अपने लेख महात्मा गांधी में लिखा है, सही मायने में मैं 30 जनवरी 1948 को अनाथ हुआ था। मैंने बापू के मृत शरीर के सामने रोते हुए कहा, आपने इतनी जल्दी जाकर मेरे साथ दगाबाजी की है। लोहिया और महात्मा गांधी का रिश्ता ही कुछ ऐसा था। लोहिया छोटे बच्चे की तरह गांधी से लड़ पड़ते थे, नाराज हो जाते थे और फिर उनके पास मुंह फुलाए बैठे रहते थे। एक बार जब लोहिया गांधी से किसी बात पर लड़ रहे थे तो गांधी ने मजाक में कहा, तुम्हारा बाप तो मेरा अंधभक्त था, लेकिन तुम कैसे इतने झगड़ालू हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं घोषणा करूं कि तुम नेहरू से ज्यादा अच्छे हो? लोहिया सार्वजनिक जीवन में होने के बावजूद बिंदास जीवन जीते थे। लोहिया ने कभी शादी नहीं की, लेकिन जीवन भर लिव इन रिलेशनशिप में रहे। 1960 के दशक में ऐसा सोचना भी भारतीय समाज को चुनौती देने जैसा था। लेकिन लोहिया लोहिया थे। उन्होंने अपने लिव इन रिलेशनशिप को किसी से छिपाया नहीं। लोहिया को दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस की प्रोफेसर रमा मित्रा से प्रेम था। लोहिया और रमा मित्रा लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। लोहिया ने रमा मित्रा को कई पत्र लिखे, जिसमें लोहिया एक प्रेमी की तरह कभी मनुहार करते तो कभी खींचते हुए दिखाई पड़ते। लोहिया अपनी प्रेमिका रमा मित्रा को एक पत्र में लिखते हैं, प्रिय इला, बनारस कार्यक्रम 10 और 11 अप्रैल को है। सारनाथ होटल में रहने का इरादा है। 12 अप्रैल को कोई काम नहीं है, तुम इस दौरान आने की कोशिश करो। लोहिया एक दूसरे प्रेम पत्र में अपने प्रेम की इनसिक्योरिटी पर खींचते हुए लिखते हैं, प्रिय इला, मुझे आपके कई सारे प्रेमियों के होने की कहानी पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे पूरी बात बताएंगी तो मैं इसे एक महत्वपूर्ण बात के रूप में ले सकता हूं। बेहतर होगा कि आप शादी कर लें, लेकिन मुझसे अपने प्रेमियों के बारे में चर्चा नहीं करें। लोहिया महिलाओं को लेकर कितने सहज थे, इसका एक बयान तारकेश्वरी सिन्हा के लिखे संस्मरण में भी मिलता है। तारकेश्वरी सिन्हा उन दिनों कांग्रेस की एक लोकप्रिय सांसद हुआ करती थी। एक बार तारकेश्वरी सिन्हा ने लोहिया पर तंज कसते हुए कहा कि आप औरतों के अधिकारों के बारे में इतनी बातें करते हैं तो फिर आपने शादी क्यों नहीं की? लोहिया का जवाब था, क्या करते, तुमने मौका ही नहीं दिया। चुनाव कई बार देश की सियासत की नई इबारत लिख देता है। साल 1962 में हुए फूलपुर लोकसभा का चुनाव भी कुछ ऐसा ही था। फूलपुर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से सटी एक लोकसभा सीट। इस सीट का नाम आते ही पहला नाम हमारे जहन में जो आता है वो है देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का, क्योंकि प्रधानमंत्री नेहरू इसी सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचते थे। लेकिन साल 1962 के लोकसभा चुनाव में यह सीट गवाह बन रही थी भारतीय चुनावी इतिहास की सबसे दिलचस्प मुठभेड़ की, क्योंकि इस सीट से मैदान में थे गांधी के 2 सबसे प्रिय शिष्य और एक समय के जिगरी दोस्त, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और समाजवादी दिग्गज राम मनोहर लोहिया। लोहिया का पंडित नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ना इंडियन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को एक नया सूत्र मुहैया करवा रहा था। उसके पहले ऐसा कम ही देखा जाता था कि दिग्गज नेताओं के खिलाफ कोई सीधे चुनावी मैदान में आए, लेकिन लोहिया तो परंपराओं को तोड़ने के लिए ही बने थे। लोहिया ने सीधे प्रधानमंत्री नेहरू को चुनौती दी। उसके बाद तो रिवायत ही चल पड़ी। 1977 में लोहिया के चेले राजनारायण ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनावी रण में उन्हें मात दी। 1999 के लोकसभा चुनाव में दिग्गज सोनिया गांधी के खिलाफ सुषमा स्वराज ने चुनाव लड़ा
और 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ा। कुछ ऐसा ही राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के मामले में भी है। लेकिन दिग्गजों से सीधे टकराने के हुनर का आविष्कार लोहिया ने ही किया था। लोहिया इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि प्रधानमंत्री नेहरू की सिर्फ अखबारों में आलोचना करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए सड़क पर उतरना होगा। इसी वजह से लोहिया ने 1962 के लोकसभा चुनाव में नेहरू का गढ़ मानी जाने वाली सीट फूलपुर से पर्चा भर दिया। लोहिया ने पर्चा दाखिल करने से पहले अपने पुराने दोस्त और प्रधानमंत्री नेहरू को एक पत्र भी लिखा। लोहिया पत्र में लिखते हैं, प्रिय प्रेसिडेंट, मैं जानता हूं कि यह चुनाव में हार जाऊंगा, आपकी जीत निश्चित है, लेकिन यह लड़ाई देश के लिए बहुत फायदेमंद होगी। आपकी लंबी उम्र हो ताकि मुझे आप में सुधार लाने की सलाहियत हासिल हो सके। आपका राम मनोहर लोहिया। नेहरू ने लोहिया को जवाब दिया। नेहरू ने लिखा, प्रिय राम मनोहर, मुझे खुशी है कि आप जैसी विनम्र शख्सियत इस चुनाव में मेरे मुकाबिल है। मेरी तरफ से वायदा रहा कि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में एक दिन भी प्रचार के लिए नहीं आऊंगा। आपका जवाहरलाल नेहरू। लोहिया फक्कड़ आदमी थे। उनके पास चुनाव लड़ने के लिए कुछ खास जरूरी संसाधन नहीं थे, लेकिन लोहिया ने फूलपुर के चौराहों को अपना मंच बनाया। लोहिया जब बोलते, लोगों के रोए खड़े हो जाते। लोहिया भाषण देते समय कभी दार्शनिक सरीखे लगते तो कभी नेहरू के कट्टर दुश्मन। लोहिया चुनाव प्रचार के दौरान अक्सर कहा करते थे, मुझे पता है मैं चट्टान से टकरा रहा हूं, मैं उसे तोड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे पता है मैं उसमें निर्णायक दरार जरूर डाल दूंगा। प्रधानमंत्री की राजनीतिक जमीन में लोहिया ने दरार डाल दी थी। बात दिल्ली पहुंची। नेहरू को अपना वायदा तोड़ना पड़ा और चुनाव प्रचार के लिए फूलपुर आना पड़ा। यहां एक और बात गौर काबिल है कि दिन भर लोहिया और नेहरू एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार करते और शाम को दोनों साथ बैठ के चाय पीते। आज के समय में ऐसी राजनीति की कल्पना भी करना मुश्किल है कि दो विरोधी विचारों के नेता एक साथ बैठ के बात कर रहे हों, लेकिन उस समय के नेताओं में इतना लिहाज जरूर था और आज की राजनीति से यह गायब है। जब फूलपुर लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो दो जरूरी तथ्य पूरे देश के सामने आए। पहला, लोहिया करीब 65,000 वोट से चुनाव हार गए थे, और दूसरा, लोहिया ने जिन जिन बूथों पर प्रचार किया था उन बूथों पर नेहरू को लोहिया से बहुत कम वोट मिले थे। लोहिया अपने कहे अनुसार चट्टान को थोड़ा सा दरका चुके थे। लोहिया और नेहरू की लड़ाई के केंद्र में गांधी थे। दोनों गांधी को अपना उस्ताद जीवन भर मानते रहे। लोहिया नेहरू को सरकारी गांधीवादी कहते थे और खुद को कुजात गांधीवादी। फूलपुर चुनाव के बाद लोहिया को इस बात का इल्हाम हो गया था कि उन्हें अपनी आवाज को दर्ज करने के लिए संसद के दरवाजे पर दस्तक जरूर देनी होगी। एक बार फिर लोहिया ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। लोहिया का गैर कांग्रेसवाद का पताका अब फहराने लगा था। 1963 में लोहिया ने फर्रुखाबाद की सीट से लोकसभा उपचुनाव लड़ा। इस चुनाव में जनसंघ यानी कि पुरानी भाजपा ने भी लोहिया का साथ दिया था। लोहिया ने इस चुनाव में जीत हासिल की और वो संसद पहुंचे। जब लोहिया ने पहली बार लोकसभा में कदम रखा तो प्रधानमंत्री नेहरू समेत पूरा सदन लोहिया के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाने लगा। लोहिया के मित्र और कवि रामधारी सिंह दिनकर उस समय राज्यसभा सांसद हुआ करते थे। दिनकर ने लोहिया के सम्मान में एक कविता लिखी, तब भी मां के कृपा मित्र अब भी अनेक छाए हैं, बड़ी बात तो यह है कि लोहिया संसद में आए हैं। लोहिया का संसद में होना सचमुच बड़ी बात थी। लोहिया केवल 4 साल तक संसद में रहे, लेकिन यह 4 साल लोहिया के लिए काफी थे। लोहिया ने संसद की बहसों के दौरान 3 आना बनाम 15 आने का मुद्दा उठाया। लोहिया ने प्रधानमंत्री नेहरू पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि देश की आधी से ज्यादा आबादी केवल 3 आने में अपना दिन भर का गुजारा कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री के कुत्ते पर रोजाना 3 रुपया खर्च होता है और प्रधानमंत्री पर रोजाना 25,000 रुपए खर्च होता है। जब नेहरू ने लोहिया की बात काटते हुए कहा कि 70% आबादी 15 आना में अपना जीवन यापन करती है, तो लोहिया ने मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री नेहरू से पूछा, 25,000 में कितने 15 आने आते हैं? उस समय देश में कहावत बड़ी मशहूर हुई थी, जब जब लोहिया बोलता है दिल्ली का तख्ता डोलता है। आज भी लोहिया की इस बहस को संसद में दोहराया जाता है। एक समय लोहिया के साथ काम करने वाले और बाद में भाजपा से सांसद बने हुकुमदेव नारायण यादव ने
संसद में लोहिया के 3 आना वाली बात का जिक्र किया था। मैं अपने गुरु डॉक्टर लोहिया की बात को आपके सामने मैं दिखाना चाहूंगा। मैं नहीं बोलता, मुझे तो उन्होंने दृष्टि दी थी। इसी लोकसभा में 6 सितंबर 1963 को एक बहस हुई थी, ख्याल रखिएगा, जिस बहस ने पंडित नेहरू को भी हिला दिया था। वो बहस थी 3 आना बनाम 15 आना का। लोहिया ने कहा था, मैंने 27 करोड़ हिंदुस्तान के लिए 3 आने रोज की आमदनी कही, प्रधानमंत्री ने 15 आने रोज की और योजना मंत्री ने 7.5 आने रोज की। अब प्रधानमंत्री और योजना मंत्री आपस में निपट लेंगे कि दोनों में कौन सही है। लोहिया के संसद में जाने के कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का देहांत हो गया। लोहिया नेहरू को कभी चुनावी मात नहीं दे पाए, लेकिन लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद की लड़ाई को जारी रखा। 1964 में लोहिया ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी यानी पीएसपी और सोशलिस्ट पार्टी का आपस में विलय कराया। यह दोनों पार्टियां समाजवादी विचारधारा में यकीन रखती थीं। साल 1965 आते आते समाजवादी खेमा एकजुट हो चुका था। इस खेमे के नायक थे राम मनोहर लोहिया। लोहिया ने अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए हिंदी आंदोलन शुरू किया। साथ ही लोहिया ने पिछड़ी जातियों के आरक्षण की मांग जोर शोर से उठाई। लोहिया ने नारा दिया, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। अंग्रेजी विरोधी आंदोलन और पिछड़ी जातियों की लामबंदी से लोहिया और उनकी पार्टी को काफी फायदा हुआ। हिंदी पट्टी के राज्य, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के युवाओं में लोहिया आदर्श नेता के रूप में देखे जाने लगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भी राजनीति में लाने का श्रेय लोहिया को ही जाता है। मुलायम सिंह अपनी जीवनी सोशलिस्ट में बताते हैं, 1963 के फर्रुखाबाद के लोकसभा चुनाव में मैं लोहिया जी के प्रचार में जुटा था। एक बार लोहिया जी मुझसे मिले। लोहिया जी ने मुझसे पूछा कि क्या खाते हो। मैंने कहा लैया चना खाते हैं। यह सुनते ही उन्होंने मेरे कुर्ते की जेब में 100 रुपए का नोट रख दिया। मुलायम सिंह यादव यह भी याद करते थे कि कैसे लोहिया ने 1967 के विधानसभा चुनाव में उन्हें जसवंत नगर विधानसभा से टिकट दिया था। लोहिया से जुड़ा ऐसा ही किस्सा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी है। नीतीश उन्हीं दिनों लोहिया की पार्टी संसोपा के स्टूडेंट विंग समाजवादी युवजन सभा से जुड़े थे। नीतीश ने लोहिया के आह्वान पर अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री को ही जला दिया था। आज भी नीतीश कुमार के पास उनकी इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है। लोहिया का जादू कई और नेताओं पर पड़ा। इन नेताओं में लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, मधु लिमय और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता शामिल थे। लोहिया से जुड़ा इन्हीं दिनों का एक और किस्सा द इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट संतोष सिंह अपनी किताब जेपी से बीजेपी में लिखते हैं। अक्टूबर 1966 की बात है। लोहिया बिहार के आरा में एक रैली को संबोधित करने आए थे। लोहिया जब जाने लगे तो उनके हाथ में एक झोला था। उस झोले में 7वीं 8वीं की 30 किताबें थीं। इन किताबों को देखकर जब लोहिया के सहयोगी उमेश प्रसाद सिंह ने उनसे पूछा कि आप ये छोटे बच्चों की किताबें क्यों ले जा रहे हैं, लोहिया कुछ देर के लिए चुप रहे और फिर बोले, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे देश के बच्चे इन दिनों क्या पढ़ रहे हैं। साल 1967 में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लोहिया ने कांग्रेस की बड़ी से बड़ी चट्टानों को तोड़ दिया था। 9 राज्यों में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, लेकिन समाजवाद का यह सूर्य अस्त होने को अब आमादा था। सितंबर 1967 को लोहिया दिल्ली के विलिंगटन अस्पताल में भर्ती हुए। उनका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया था, जिसका ऑपरेशन दिल्ली के सरकारी विलिंगटन अस्पताल में किया गया, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के कारण यह ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया। मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बियॉन्ड द लाइंस में लिखा है, मैं राम मनोहर लोहिया से मिलने अस्पताल में गया था। लोहिया ने मुझसे कहा कि कुलदीप, मैं इन डॉक्टरों की वजह से मर रहा हूं। लोहिया की बात सच साबित हुई। 12 अक्टूबर 1967 को 57 साल की उम्र में राम मनोहर लोहिया का निधन हो गया। विडंबना देखिए कि जिस अस्पताल की लापरवाही की वजह से लोहिया का निधन हुआ, आज उसी अस्पताल का नाम राम मनोहर लोहिया अस्पताल है। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। हमारी सभ्यताएं प्रतिमाओं और उनके नाम के ऊपर ही तो टिकी हुई हैं। हमने लोहिया के विचारों को समझने की बजाय उनके नामों को स्कीम और अस्पतालों के होर्डिंग पर दर्ज कर दिया है। आज लोहिया हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके लिखे गए शब्द हमारे बीच जरूर हैं। लोहिया ने अपने पूरे जीवन में खूब लिखा। इतिहास चक्र, भारत विभाजन के गुनहगार
और हिंदू बनाम हिंदू जैसे लोहिया की किताबें हमारे पास हैं, जिसे आज पढ़ने की सबसे ज्यादा जरूरत है। दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं, कमेंट करिए, लाइक करिए और भी हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। कई सारे एपिसोड्स हमने रिकॉर्ड किए हैं। इस शो को अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।